16 दिसंबर 2012। ये डेट सबको याद होगी और नहीं पता आपको ना, तो आज मैं बता रहा हूं इस बारे में और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हमारे इतिहास में ब्लैक लेटर्स में लिखना चाहिए। और ऐसे कितने ही केसेस हैं जो काले अक्षरों में लिखे जाने चाहिए, क्योंकि उस रात एक पैरामेडिक के साथ गैंगरेप हुआ था। मैं बात कर रहा हूं निर्भया कांड की। बट आज मैं बात क्यों कर रहा हूं इस बारे में, क्योंकि अगर मैं 2012 की बात करूं और या फिर 2024 अब खत्म होने को हो गया, इन 12 सालों में भी कोई डिफरेंस आया नहीं है। सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। कोई सिचुएशन में डिफरेंस नहीं है, कोई सर्कमस्टांसिस में डिफरेंस नहीं है, कोई भी कंडीशन उनकी ऐसी नहीं है कि हाँ भाई इंप्रूव हो गई हो। हम इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं कि हमारी जीडीपी इंप्रूव हो रही है, हमारी पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हो गई, ठीक है। बट जो सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या उनमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है? क्या अभी भी जो औरतें हैं, जो वुमेन हैं, जो गर्ल्स है, या फिर कोई भी इंसान हो, वो रात में बाहर निकल सकता है क्या? या कभी भी दिन दहाड़े भी आपको पता है कि चोरी हो जाती है, मर्डर हो जाता है। और निर्भया कांड तो इतना ब्रूटल क्राइम था, और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2012 का वो क्राइम था, बट जो परपेट्रेटर्स थे उन्हें 2020 के अंदर सजा मिली, क्योंकि उन्होंने जो लॉ के अंदर जितने भी लूप होल्स होते हैं ना, कमियां होती हैं, उन्होंने वो अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। और इसमें हेल्प करते हैं एडवोकेट्स। हालांकि एडवोकेट्स को हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक वकील का काम तो उसके क्लाइंट को डिफेंड करना होता है, मानते हैं। बट एक ऐसा क्राइम जो कि यूनिवर्सली मैं कह रहा हूं कि ठीक नहीं है, जो माना जाता है कि आप किसी की जिंदगी के खिलवाड़ कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को हेल्प करनी ही नहीं चाहिए। तो कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करते चले गए कि 2012 से 2020 हो गई, तब जाकर के उन्हें फांसी की सजा, और उसके बाद भी वो और ज्यादा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। बट हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि चलो फाइनली उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी। बट क्या आपको लगता है कि जस्टिस का मतलब क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग जस्टिस का क्या मतलब है? क्या जस्टिस का मतलब यह है कि भाई आपको कन्विक्शन हो गया, यानी आपको सजा सुना दी गई? या फिर जस्टिस का यह भी मतलब हो सकता है कि जो सोर्स है, मतलब जो प्रॉब्लम का सोर्स है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। निर्भया कांड 2012 में हुआ था दिसंबर में। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आती है, और 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट करती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि निर्भया कांड में जो एक एक्यूज था वो जुवेनाइल था, यानी माइनर था। तो इसलिए उसके अंदर ये अमेंडमेंट लेकर के आते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी यूथ अगर 16 से 18 साल के बीच में है, तो उसे एज अ जुवेनाइल नहीं ट्रीट करेंगे, उसे एज एन अडल्ट ट्राई करेंगे। और ये ठीक भी किया, क्योंकि 16 से 18 साल की अगर आप एज पर्टिकुलरली बात करोगे, तो ये जितने जुवेनाइल है ना, ये क्राइम्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जुवेनाइल किस किस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। देखो, जो थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, इनके अंदर तो इनका इन्वॉल्वमेंट अगर मैं पिछले 10 सालों से बात करूं तो कम हुआ है, बट मर्डर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो ये आर्म्स मिलते हैं, गन की बात कर लो, ये इजिली एक्सेसिबल है। क्योंकि आपको पता है कि इंटर गैंग राइवलरी जो होती रहती है, उसके चलते ऐसे लोगों को उठा लिया जाता है। जितने टीन्स होते हैं उनका कनेक्शन बन जाता है, बस उन्हें चाहिए क्या? गन मिल जाती है, हाथ में दे देते हैं, और उतनी समझ होती नहीं है, इस वजह से किसी को भी मार देते हैं। तो 2017 का आप उन्नाव केस ले लो, या फिर उसके बाद जो कथुआ केस हुआ था, उसमें हमें लगा कि ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की वजह से जस्टिस मिल गया। बट 2020 का जो हाथरस का गैंगरेप था, उसमें भी हमें क्या पता चलता है उससे, कि अभी भी ये जितने भी इंप्लीमेंटेशन है ना लॉ का, उसकी वजह से जस्टिस टाइम पे नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा। कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर आपको जस्टिस, न्याय समय पे नहीं मिल रहा, तो वो ना मिलने के बराबर ही है। भाई अगर आप 20-20 साल वेट कर रहे हो, 2012 का क्राइम हुआ, उसके बाद आपको 8 साल लग गए किसी को फांसी पे चढ़ाने में, तो फिर लॉ तो इंप्लीमेंटेशन तो बहुत बेकार है। कभी कभार मेरे दिमाग से बाहर जाती है बात कि सब में लूप होल्स होते हैं, मानता हूं, बट क्या हम थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं बना सकते हैं? जब ये पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, तब हमें ये चीजें पता नहीं होती हैं बिल्कुल भी। मतलब इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, इतने लीगल ल्यूमिनरीज जो होते हैं वो बैठे हैं, वो बना रहे हैं, आप मतलब किसी से सजेशन नहीं ले सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको लूप होल्स पता ही नहीं चलते हैं, और इतने लूप होल्स कि कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है उन चीजों को? तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाने पड़ेंगे। वैसे मैं हर बार कहता हूं कि इंडिया के अंदर लॉस की कमी नहीं है, हर एक चीज पे कानून है, बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उसे कोई मॉनिटर कर नहीं रहा है, और मॉनिटर करने वालों को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। क्योंकि आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो हुआ, वो भी इट वॉज वेरी ब्रूटल एंड शॉकिंग ऑल्सो, क्योंकि एक डॉक्टर वहां पे भी सेफ नहीं थी, एक ट्रेनी डॉक्टर तो थी, उसे अगर कहीं पे रेस्ट करना था, वो वहां पे भी सेफ नहीं है, तो फिर वो कहां पे सेफ है अगर वो प्रोफेशन के अंदर सेफ नहीं है?
तो फिर जो पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का, वो क्या फायदा है इन चीजों का? मतलब कानून बना लो, ये कानून जो बनाए जाते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप क्राइम कर लो और उसके बाद आपको सजा दी जाएगी। बट उसे प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रिकॉशन के लिए कुछ किया है अभी तक? क्या किया है? जो भी किया है दैट इज ऑल फ्यूटाइल। वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि दिन पे दिन आप केसेस इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो राजधानी है दिल्ली, ये तो बिल्कुल अनसेफ है। यहां तो बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं, रेप कैपिटल बोला जाता है इसे वैसे। और फिर पॉलिटिशियंस क्या करेंगे? ये सारे लीडर्स नहीं है, पॉलिटिशियंस है। और ये फिर पॉलिटिशियंस जो होते हैं किस चीज के लिए होते हैं? एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने के लिए। केजरीवाल कहेंगे कि भाई अमित शाह के अंडर है दिल्ली पुलिस, वो कहेंगे कि केजरीवाल काम नहीं करने दे रहे। तो सबको पावर से लेना देना है। पावर में आकर के जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको कोई एड्रेस नहीं करना चाहता, और अगर करेंगे भी तो थोड़ा बहुत एड्रेस कर देंगे, क्योंकि अगर सारा कुछ एक बारी में कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम पावर में कैसे आएंगे? इसलिए ये आपको टोटली फूल बनाते रहते हैं और कुछ काम नहीं है। थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दे देंगे, खत्म बात, कि जनता शांत हो जाएगी। जब कुछ ऐसा प्रोटेस्ट होगा तो दोबारा एक लॉलीपॉप दे देंगे। बट कोई भी रूट कॉज पे जाकर के एड्रेस नहीं करना चाहता इस प्रॉब्लम को, कि इस प्रॉब्लम का जो इतनी ग्रेव होती जा रही है इसका सॉल्यूशन है क्या। और ये आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का जो केस है, इसमें फॉर्मर जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, आपको पता है कितने एलिगेशंस लगे हैं, उसे बेल मिल गई, इसलिए बच्चे दोबारा प्रोटेस्ट करने लग गए। और करेंगे भी क्या? क्योंकि आप और मैं क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना, सिर्फ चिल्लाते रहो। और अगर नंबर अच्छा है, एक दो लोगों से काम नहीं चलेगा, 50 लोगों से काम नहीं चलेगा। अगर नंबर अच्छे हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई मीडिया भी आ गई है, जगह जगह सोशल मीडिया पे भी हो गया, कवरेज अच्छा खासा मिल गया, तो गवर्नमेंट कोई हिलेगी। अदरवाइज इट वुड नॉट गोइंग टू बज एन इंच। अगर आप आवाज उठाते रहोगे, कैंडल मार्च लेकर के चलोगे, कैंडल मार्च ही तो होगा, उसके बाद सॉल्यूशंस क्या होगा? निर्भया फंड भी बनाया गया, बट निर्भया फंड चलो ठीक है, उसमें एक जो वन स्टॉप सेंटर सॉल्यूशन जो है वो स्कीम भी आई थी। उसका मतलब ये था कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनको एक ही छत के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज हैं जो जरूरी हैं, फर्स्ट एड चाहिए, वो सब एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। अच्छा स्टेप था। अब निर्भया फंड जो है ये रिलीज तो किए जाते हैं, बट अभी भी एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसके अकॉर्डिंग ये अंडर यूटिलाइज हैं, यानी इनका अभी भी ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा। और अगर दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे स्ट्रीट लाइटिंग प्रॉपर नहीं हो रखी। आप रात में तो जा ही नहीं सकते, और खास तौर से इन सर्दियों के टाइम पे आप जाकर के देखो, रात में स्ट्रीट लाइट एकदम अंधेरा रहता है। उसमें अगर किसी को डेली वहां से ट्रेवल करना है, और अगर कोई मान लो कोई पैदल जा रहा है, तो भाई उसको तो फिर डर लगेगा ही ना। और फिर ये तो एक तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए सोने पे सुहागा हो गया। इतने डार्क जोन्स आइडेंटिफाई कर लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, बट उन पे अभी भी स्ट्रीट लाइटिंग प्रॉपर नहीं हुई, और कहीं पे लगा भी दी होगी तो फिर उनका क्या नाम है, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो रहा। खराब हो गई है तो मेंटेनेंस नहीं है। आप इतने टैक्सी सर्विस ले लो, उसमें क्राइम हो रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, थेफ्ट, रॉबरी तो चलो आम बात हो गई, बट अब ये जो रेप का केसेस है ना, ये ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जस्टिस मेरे हिसाब से दोनों को टैकल करने का काम है। एक तरफ से आप जो क्राइम है, मतलब लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट करो ताकि कन्विक्शन मिल सके। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जहां पे जो क्राइम है वो रिपोर्ट ही नहीं होते। जब रिपोर्ट ही नहीं होगे तो कन्विक्शन तो आप भूल जाओ। जस्टिस का जो दूसरा लिंब है वो है कि आप सोर्स को आइडेंटिफाई करो ना। अगर आप रूट कॉज को एड्रेस ही नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो बढ़ती चली जाएगी। तो जब रिपोर्ट ही नहीं होंगे केसेस तो कैसे कोई काम करेगा? और अगर रिपोर्ट हो भी जाते हैं तो इतना प्रेशर होता है, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो ये राम रहीम की बात कर लो या आसाराम बापू की बात कर लो। आसाराम बापू को कितने लोगों ने बचाया आप सभी को पता है, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। ये अतुल सुभाष का केस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विमेन के साथ हो रहा है तो मेन के साथ नहीं होता, मैन ऑल्सो गेट रेप्ड, बट वो रिपोर्ट ही नहीं करते क्योंकि सोशल स्टिग्मा है। बहुत सारे विमेन ही नहीं करती हैं, तो मेल को तो आप भूल ही जाओ जब औरतें ही नहीं कर पा रही हैं। और कोई भूली भटकी अगर कर भी देती है तो जो एक्यूज्ड होता है वो ये प्रॉमिस कर देता है भाई मैं शादी कर लूंगा इससे, बस मामला खत्म हो गया। तो मतलब ये सॉल्यूशन है क्या? ये कैसा सॉल्यूशन हुआ? और आप मान भी गए, जो जज हैं वो भी बेल दे देते हैं इस प्रिटेक्स्ट पे कि भाई ये जो एक्यूज्ड है ये विक्टिम से शादी कर लेगा। बहुत अच्छा, यानी हम ऐसे इश्यू को एड्रेस कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? आपके पास कोई सॉल्यूशन है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ मेरी और आपकी सिर्फ अकेले की बात नहीं है, पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूं। आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी इंसान हो, बूढ़ा, बच्चा, औरत,
इंसान, क्राइम किसी को देख के नहीं होता, बट हाँ एक सर्टेन क्लास के साथ जिन्हें वीकर समझा जाता है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ होता नहीं है, वो एज अ क्लास हो रहा है क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। और इसका एक रीजन जो मैं आपको बताऊंगा अभी, उस पर काफी डिबेट होती है। जो फेमिनिस्ट है वो कहते हैं कि हाँ ये रीजन है, रेप के जो कल्चर बढ़ता जा रहा है उसका। जो काफी ज्यादा रिलीजियस लोग होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल है। वो रीजन है पॉर्न, यानी पोर्नोग्राफी जो इतनी ज्यादा इजीली अवेलेबल होती जा रही है, इसकी वजह से। बहुत सारे मेरी बात से अग्री नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट होता है। इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है, वैसे बहुत सारी रिसर्च में पता चला है कि कोई इन दोनों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्लियर कट आंसर नहीं है। कहीं रिसर्च ऐसी भी हुई है जिसकी वजह से एक 2020 के अंदर आई थिंक यूके में स्टडी हुई थी, जिसमें जो पोर्नोग्राफी है ना वो एक फैक्टर था जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से। देखो, एक होता है रियल वर्ल्ड जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, दूसरा है वर्चुअल वर्ल्ड जो पॉर्न वीडियोस जो होती हैं उनके अंदर दिखाया जाता है, सच्चाई तो होती नहीं है। तो उनके बीच में एक डिस्टिंक्शन जो होनी चाहिए, जो एक डिफरेंस है, वो देखने वाला ना वो समझ नहीं पाता, वो ब्लर हो जाती है लाइन। तो वो कभी कभार जो वर्चुअल वर्ल्ड की सच्चाई है उसे वो समझता है कि वो रियल वर्ल्ड का ट्रूथ है, जबकि ऐसा है नहीं। और एग्रेशन भी बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और उसके अंदर अगर आप ऐसी कैटेगरीज की बात कर लोगे, अगर पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो है उसके अंदर आप ऐसे बहुत सारे जो होते हैं कि जहां पे विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और दिखाया ये जाता है कि विमेन ये सब खुद चाहती हैं, तो एक ये गलत धारणा बनी हुई है, ये भी एक रीजन है। इंडिया क्या, देखो ये एज अ क्लास बोल रहा हूं मैं, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे ग्लोब की। क्यों, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अभी आप फ्रांस का केस ले लो ना, जो 72 ईयर्स लेडी है, उसका नाम है जिसेल पेलिकोट, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं पता नहीं क्योंकि फ्रेंच वर्ड है, बट उसका जो हस्बैंड है वो क्या कर रहा है, पिछले 20 साल से उसे ड्रग्स दिए जा रहा है और उसे ड्रग्स के नशे में उसे रेप कर रहा है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी बुला रहा है ताकि वो उसकी वाइफ को एक्सप्लॉइट कर सके। करीबन बताया कि 50 लोगों को उसके हस्बैंड ने बुलाया था, उनकी एज 15 से शायद 50-60 साल के बीच में हो सबकी, और वो उन एक्सप्लॉइटेटर्स को लेकर के आता था कि अपनी वाइफ को एक्सप्लॉइट कराने के लिए। तो सोचो, ये मेंटली डिसऑर्डर नहीं है क्या? जो हमारी फैंटेसीज कुछ बोलते हैं, ये फैंटेसीज अगर रियल में आने लग जाए ना, ये डिसऑर्डर है। कुछ लोग इसे फैंटेसीज बोलते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। अब ये फैंटेसीज बहुत डरावनी है। आप सोचो ना, ऐसी चीज, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोटिक ही हो सकता है जो ऐसा कर रहा है इंसान। तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट को रिसर्च के अंदर लेकर के आना चाहिए, ऐसी रिसर्च होनी चाहिए। हमारे अंदर R&D की कमी है अभी इन सब चीजों पे, तो R&D होनी बहुत जरूरी है। जब तक इस पे रिसर्च नहीं होगी, जब तक सोर्स पता नहीं चलेगा कि ये चीजें कर कैसे रहे। जो रेपिस्ट है वो हमारी सोसाइटी के अंदर से ही तो निकलते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर से निकलेंगे। हो सकता है जो आज क्रिमिनल है, जो आज रेपिस्ट है, वो आपकी क्लास में पढ़ा हो। फिर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से मतलब क्या डिफरेंशिएट करता है? ऐसी क्या वैल्यूज हैं कि जो एक रेपिस्ट बन जाएगा, एक अच्छा इंसान होता है? ऐसा क्या डिफरेंशिएट करता है? इस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो पोर्नोग्राफी मैंने बताया, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है जो रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और क्या उस पर बैन लगाना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना था ना कि जो चाइल्ड अब्यूज होता है, तो इसलिए वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है उस पर बैन लगाया। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ रहे हैं ना कि कैटेगरी वाइज कुछ ना कुछ क्राइम ये बढ़ता है इसकी वजह से, पोर्नोग्राफी की वजह से। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं भी है तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तो है जो जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है, इतना तो मैं मानता हूं। और सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि कोएड एजुकेशन होनी चाहिए। आप गुड टच बैड टच बता दोगे, बट एक सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए वो साथ रह करके पता चलती है। आप अगर उन्हें वाटर टाइट कंटेनर्स में रख दोगे, सेपरेट कर दोगे, तो वो कैसे समझेंगे एक दूसरे को? जब समझ आती नहीं है तो कोई ऊट पटांग ख्याल बना लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि उनके थॉट्स अलग अलग होते हैं किसी दूसरे जेंडर को लेकर के। और सिर्फ वुमेन की क्या बात कर रहे हो, आप थर्ड जेंडर की बात कर लो। तो LGBTQIA+ जितने भी कम्युनिटी है, सब एक्सप्लॉइट होते हैं। देखो, फर्क यही है कि कुछ लोग होते हैं जो रिपोर्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जो कर भी पाते हैं उसमें भी दो केसेस हो जाते हैं कि कन्विक्शन मिला या नहीं मिला। अगर कन्विक्शन हो गया है यानी सजा मिल गई है तो ठीक है, नहीं है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मामला आउट ऑफ द कोर्ट सेटल किया जाता है। क्यों? क्योंकि डेथ थ्रेट मिले। फिर जो इंसान है, विक्टिम है, वो सोचता है कि मेरी वजह से पूरी फैमिली सफर करेगी। और पूरी कुछ तो ऐसे केसेस में फैमिली भी चाहती है कि ठीक है इसे दबा दिया जाए। क्यों? क्योंकि सोशल स्टिग्मा है। तो क्राइम रिपोर्ट ही कहाँ होंगे? और जो रिपोर्ट आपने देखा होगा, एक मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कहाँ की बात है, जहां पे जो पुलिस पर्सनल थे वो ही
एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वो ही हरास कर रहे थे एक वुमेन को, आई थिंक सोल्जर की वाइफ थी वो। तो बताओ, जिनसे आप उम्मीद करते हो कि वो हमारी रक्षा करेंगे, अगर वो भी ऐसा करने लगे तो क्या होगा? तो अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। कोएड एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक दूसरे को समझ पाओ, जो आपकी रियलिटी है ना वो समझ पाओ। आप किसी के बारे में किसी और से मत सुनो, आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करो ना। जब तक हम उन चीजों को एक साथ बैठना नहीं सिखाएंगे दोनों लोगों को, चाहे वो गर्ल्स बॉयज को, तब तक वो सेंसिटिविटी, जो वो रिस्पेक्ट नहीं आ सकती। आप कितना भी अलग करते रहो, वो जितना अलग करोगे ना चीजों को, वो उतनी और ज्यादा खराब होती चली जाती है। तीसरा रीजन एक सेक्स एजुकेशन भी हो सकता है, जो ओपननेस का कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं पर्टिकुलरली, तो हमारे देश में ऐसा है कि सड़क पे आप किसी की जान ले लो, चल जाएगा, लड़ाई होगी, सब इंटरेस्ट से देखना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर वहीं कोई किस कर लेगा तो उसके पीछे तो हाथ धो के पड़ जाएंगे। ठीक है, पीडीए हर जगह ठीक नहीं है, एक लिमिट होती है, समझ में आता है। बट इवन कोई हक भी कर रहा होगा तो उसे भी बहुत गंदी नजरों से देखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टॉलरेंस नहीं है। तो क्या मैं ये समझूं कि जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम है वो ही रिस्पॉन्सिबल है? व्हाट डू यू थिंक? जो हमारे जो वैल्यूज बताई जाती हैं, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो वैल्यूज हैं सारी, वो ही रिस्पॉन्सिबल है क्या इन चीजों के लिए? क्योंकि हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है बिल्कुल भी। हम समझते हैं कि ठीक है, कितने घृणा से देखने लग जाते हैं ऐसे लोगों को। चाहे आप क्वेयर लोगों की बात कर लो फिर, क्योंकि हमने इस वर्ल्ड को दो में डिवाइड कर रखा है, बाइनरी वर्ल्ड के अंदर। यानी बाइनरी है, मेल एंड फीमेल। अभी भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉग्नाइज कर लिया थर्ड जेंडर को, बट अभी भी आपको पता है कि राइट्स नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो नहीं मिलते हैं। और वुमेन की सिर्फ ये रेप की बात नहीं है, डाउरी की भी बात कर लो। डाउरी से कितनी डेथ होती है पता है आपको? एनसीआरबी का डेटा उठा लो। तो एक रीजन मैंने आपको बताया पोर्नोग्राफी भी हो सकता है। दूसरा रीजन कोएड को प्रमोट करना चाहिए, वो नहीं है, वो भी एक रीजन हो सकता है। चौथा, जो हमारे वैल्यू सिस्टम है कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, क्योंकि या तो हमें समझाया ऐसे गया है, एक गलत डायरेक्शन दे दी है उन सिस्टम्स की। जो भी वैल्यूज हमें संस्कार सिखाए जाते हैं वो ट्विस्ट करके सिखाए जाते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसे भी ठीक है, तो वो गलत ही सिखाए जाते हैं। और एक रीजन ओपननेस भी है, जो मैंने बताया, एजुकेशन की कमी, जहां पे हमारे सिलेबस के अंदर अभी तक डिसेबिलिटी और LGBTQIA कम्युनिटी की बात करूं, वो भी उसमें ढंग से इंक्लूजन नहीं हुआ। एक रीजन और भी है कि मैंने कहा कि एजुकेशन जो है, ओपननेस नहीं है, सेक्स एजुकेशन नहीं है, हम उसे एकदम टैबू समझते हैं। तो अगर मैं डिसेबिलिटी की बात करूं, डिसेबल जो लोग हैं, मतलब स्पेशली एबल्ड जो हैं, और साथ ही साथ LGBTQI कम्युनिटी जो है, उनके बारे में आप टेक्स्ट बुक में देख लो, क्या कितने आपको चैप्टर्स मिलेंगे, या कितने ही आपको उसके बारे में लिखा होगा? नहीं मिलेगा ना आपको। थोड़ा बहुत किसी टेक्स्ट में मिल जाएगा आपको। यानी वो उन्हें इंक्लूड ही नहीं करना चाहते। जब तक आप ऐसे लोगों को, ऐसी प्रॉब्लम्स को मेन स्ट्रीम नहीं करोगे, आप जब तक फेमिलियर ही नहीं कराओगे, तो हमें लगेगा कि एलियन है। स्टूडेंट्स को लगेगा भाई एलियन है, मतलब वो समझेंगे कि ये अलग है, हमारे से अलग है, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट नहीं है। उन्हें एक्सक्लूड करने लगेंगे, सोशल बॉयकॉट करने लगेंगे। तो होता भी यही है ना, जब तक आप इंक्लूड नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा? तो आपको एजुकेशन में ये चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। अपने सिलेबस को ऐसे बनाओ, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस रखना पड़ेगा। और एक रीजन जो कि मैंने आपको बताया वैल्यू सिस्टम, वो है पेट्रियार्की। पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है, नो डाउट वो रीजन है, वरना फिर ऐसे ऑब्जेक्टिफाई क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं करते विमेन को, हम करते हैं हर चीज के अंदर। चाहे वो ग्लास सीलिंग की बात कर लो, वो रियल है, ऐसा नहीं है कि ग्लास सीलिंग नहीं है। वो ग्लास की सीलिंग है, मतलब दिखती नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल करती है वो। अगर नहीं करती तो फिर इतनी डिस्पैरिटी क्यों होती? हमारी सोसाइटी वैसे इंटॉलरेंट होती जा रही है बहुत ज्यादा। चाहे वो आप रोड रेज के किस्से ले लो, कितने लोग रोड रेज में मर जाते हैं, गुस्सा इतना आ जाता है, इंटॉलरेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बेसिक नींव है ना, जो नींव रखी जाती है ना, बेस होता है किसी भी चीज का, स्ट्रक्चर का, वो बिगड़ गया है, वो हिला हुआ है एकदम, वो खराब हो चुका है। और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है, उसके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करना चाह रहे इस चीज पे। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सिस्टमिक फेलियर। क्योंकि यहाँ पे सभी फेल हुए हैं, इसी वजह से ये चीजें इतनी बढ़ती जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन में डिले हो जाता है। इस वजह से भी जो क्या होता है, कभी कभार सबूत, एविडेंस जो होते हैं वही खत्म हो जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। तब फिर एविडेंस मिलता ही नहीं है, और जो एक्यूज हो जाता है उसे बेल मिल जाती है। इसमें अर्बनाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है। इस अर्बन सेटिंग के अंदर आपको ये नहीं पता होता कि आपके आस पड़ोस कौन है, आपकी किसी से बातचीत नहीं होती, आप प्रेफर ही नहीं करते हो। भले ही सोशल वर्ल्ड पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, आपके हजारों फ्रेंड्स हैं, लाखों फ्रेंड्स हैं, लाखों फॉलोवर्स हैं, डेली पिक्चर पोस्ट करते हो, बट स्टिल आपके आसपास कौन रहता है उनसे बातचीत नहीं है।
तो एक कम्युनिटी टाइज जो होनी चाहिए ना, जो रिश्ता होता है, जो लिंक होने चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, बहुत दखल अंदाजी की जाती है, बट एटलीस्ट एक मिनिमल इंटरेक्शन तो होना चाहिए। कम से कम थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन होना चाहिए, अगर ज्यादा नहीं करते हैं। और फिर जो लोग गरीब हैं, अगर उनके साथ ऐसा काम हो जाए, वैसे गरीबों के साथ ही ज्यादातर ऐसा काम होता है, तो वो लोग तो बेचारे मुंह बंद कर दिया जाता है उन्हें। कभी कभार धमकी दे दी जाती है जान से मारने की, या फिर पैसे फेंक दिए जाते हैं। करे तो करेगा इंसान। और पुलिस वालों को भी पैसे खिला देंगे, फिर तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन होगा ही नहीं, आप निकल गए। और अतुल सुभाष के केस में भी आपको पता है कि उन्होंने कहा कि जज के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि जो जज हैं वो रफा दफा करती थी पैसे लेकर के। इस पे मतलब अभी एविडेंस है नहीं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट कहा तो उन्होंने ऐसा ही है। उन्होंने ये बताया कि भाई अतुल सुभाष से भी, उनसे भी पैसे मांगे जज ने कि भाई 5 लाख रुपए मुझे दे दो, जो 1-2 करोड़ 2-3 करोड़ जो निकिता को अपनी वाइफ को देने हैं, वो दे करके मामला सेटल करो, वरना ये मामला इतना लंबा चलता रहेगा और आप परेशान हो जाओगे। और वाकई में हुआ भी, वो इंसान परेशान हो गया, अंत में इतना परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। देखो, वेंजियंस की फीलिंग बहुत बेकार होती है, यानी लोग बदले की भावना में किसी का रेप भी कर देते हैं, मर्डर भी कर देते हैं, बहुत सेक्सुअली हरास भी करते हैं। आपको तो ये सारी चीजें पता है, चाहे वो कास्ट के नाम पे हो। ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जहां पे जिन्हें लो कास्ट समझा जाता है उनके साथ ऐसे दुष्कर्म किए जाते हैं बदले की भावना से। तो ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा। तो सबसे क्रूअल एनिमल आज के टाइम पे ह्यूमन है। अच्छा, आप क्या सोचते हो इन सब इश्यू के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है या फिर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो जरूर बताना, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरी सोसाइटी की बात है, पूरे ग्लोब की बात है। हमारी सोच इस पे मैटर करती है, हमारा से इस पे मैटर करता है। तो हम क्या सोचते हैं इस इश्यू के बारे में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज फील फ्री टू काउंटर मी इन द कमेंट सेक्शन।